नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर के सीटेट अकेडमी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सीटेट 23-24 से जो अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो ऑफलाइन हो गया, पहले जो ऑनलाइन हुआ करता था ऑफलाइन हो गया, उसके लिए हम इस वीडियो में हम लोग थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि गणित शिक्षा शास्त्र पैडागोजी मैराथन महामैराथन क्लासेज है। एक ही वीडियो में पूरे पैडागोजी को हम लोग देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी टच कर लेंगे। और इसके अलावे डेली रोज़ आपको एक एक ईवीएस का फिर हर सब्जेक्ट का आपको पैडागोजी मिल जाएगा। उसके बाद से उसके कंटेंट पे काम करेंगे, कंटेंट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे, मैथ पैडागोजी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होता है वो क्या होता है वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम देखिए, शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ का जैसे ये स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं या कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो वही गणित का पैडागोजी का उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। जैसे देखिए, मैथ में आपको पता है कि 15 पैडागोजी आएंगे और 15 आपके कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड में देखेंगे तो 20 कंटेंट से आते हैं और 10 पैडागोजी आते हैं जो साइंस मैथ से लेते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये वीडियो अगर आप देख लिए और बढ़िया से इसको तैयारी कर लिए तो 15 में से डेफिनेटली आपका 13 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 13 जरूर आ जाएंगे इससे पैडागोजी के क्वेश्चन। बाकी कंटेंट का भी मैं करा दूँगा। तो चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा रूल पैडागोजी का ही होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है ये इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बच्चों के विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण, बच्चे गणित का आनंद लेना सीख रहे हैं। ये चीज़ होता है कि बच्चे के विचार जो हैं, बच्चे के विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करते हैं और वो गणित का आनंद लेना सीखते हैं कि नहीं, इसका ये उद्देश्य रहता है। दूसरा होता है कि गणित के बच्चों को जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। गणित जो सब्जेक्ट है उसके बच्चों के जीवन में उसका अनुभव कैसा है उसका हिस्सा मानना। तीसरा उद्देश्य होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, मतलब वो जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर ले, ये होता है। चौथा पॉइंट होता है कि बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझे और त्रिकोणमिति को भी वो क्या करें, समझें। ठीक है, मतलब ये दैनिक जीवन में उसके दैनिक जीवन में क्या क्या इसका यूज है वो अंक गणित से सीख ले, बीज गणित से सीखे, ज्यामिति के माध्यम से सब सीखे, त्रिकोणमिति के माध्यम से सीखे, उसका तार्किक चिंतन विकसित हो, फिर उसको जीवन में अनुभव का उसका हिस्सा बनाना चाहिए। मैथ को गणित शिक्षक की ये उद्देश्य होते हैं। तो आइए, आपको उद्देश्य समझ में आया हो गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस रहते हैं कि गणित बच्चों में क्या करता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तार्किक चिंतन विकसित करता है। ठीक है, और बच्चे गणित की मूल संरचना में क्या क्या सीखते हैं, तो अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को वो सीखते हैं। आगे देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे, एक भी पॉइंट अगर छोड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हर पॉइंट, और बहुत मेहनत से ये पीपीटी तैयार किया गया है आपके लिए। तो और इसका बहुत मेहनत से किया गया, आप स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, डेविड व्हीलर के अनुसार क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि बच्चे की विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, न कि बहुत सारा गणित जानना। ये नहीं है कि हम उसको गणित का विद्वान बना रहे हैं, बच्चे को इस प्रक्रिया के बारे में पूरा अच्छी तरह से जानना चाहिए, ना कि बहुत सारा उसको गणित जान लिया बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके समझ को विकसित करना जरूरी है इसके अनुसार। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब वो जॉर्ज पोलिया के अनुसार क्या है वो तो आप देख चुके, वो था कि इसके अनुसार डेविड व्हीलर के अनुसार, और जॉर्ज पोलिया के अनुसार क्या है, जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे। पहला होता है संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य में देखिए क्या क्या होता है। ये उद्देश्य रोजगार वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास में ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। पहले क्या होता है, संकीर्ण उद्देश्य, नैरो पतला उद्देश्य। छोटा सा उद्देश्य क्या है, ये रोजगार के योग्य होता है, वयस्कों को तैयार करने पर ज़्यादा जोर देता है।
और सामाजिक योगदान भी ये करता है, जिससे आर्थिक योगदान भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है। और उसके बाद से यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत इत्यादि। संख्या जो होता है उससे ये क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे किसी चीज़ को मापना है, अंश है, प्रतिशत निकालना है, ये सारी चीज़ में ये मदद करता है। तीसरा है कि इस प्रकार के गणित सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। कुछ हद तक ही इसको उपयोग में लाया जा सकता है, लिमिटेड होता है ये इस प्रकार के उद्देश्य, संख्यीय उद्देश्य में। तो समझ पाए होंगे व्यवसाय के लिए। अब व्यापक उद्देश्य इसका क्या क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यापक उद्देश्य में देखेंगे कि क्या क्या है। व्यापक उद्देश्य में देखिए, गणितीय रूप से वो सोचेगा, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। तार्किक चर्चा करेगा, मतलब कहीं पे गया और उसको कम से कम ये पता हो कि हाँ इसका दाम इतना होगा, उस वस्तु का दाम इतना होगा। और विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष हो जाएगा, उसे बिलीव हो जाएगा, तार्किक रीजनिंग पूरा दिमाग लगाएगा, अमूर्तता को समझेगा, मतलब वो क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को वो समझना स्टार्ट करेगा। तो व्यापक उद्देश्य पे इसको उपयोग करते हैं। तो दो तरीके से है, एक संकीर्ण है और एक उद्देश्य उच्छेद। तो हम लोग एक शिक्षा में जाते हैं तो ये व्यापक उद्देश्य को ही बताते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये सिर्फ उसके जोड़ घटाव के लिए और मापने के लिए, तोलने के लिए सीमित जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य है। तो आई होप समझे होंगे। इसके उद्देश्य कितने हैं, तो इसके उद्देश्य दो तरह के हैं, एक संकीर्ण होगा, एक व्यापक उद्देश्य होगा। व्यापक उद्देश्य में गणित रूप से सोचेगा, वो तार्किक चर्चा करेगा, विश्वास के लिए निष्कर्ष भी खोजेगा उसका, फिर उसकी अमूर्तता को समझेगा। आगे हम देखते हैं किसी समस्या का समाधान खोज। आगे देखिए इसी में है, व्यापक में क्या हो जाएगा कि कोई भी समस्या होगा तो उसका समाधान खोजेगा। बाल संसाधनों का विकास करेगा वो। अब इस चीज़ को हम किस मेथड से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनाया गया है। इसके देखिए, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को वो समझे, मेक ए प्लान, उसके लिए एक प्लान तैयार करें। और फिर आगे देखिए, आगे कैरी आउट प्लान, एक मिनट, कैरी आउट प्लान को बाहर लाए और लुक बैक एट द सॉल्यूशन, फिर उसका समाधान करें। तो ये पोलिया के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल था, ये जॉर्ज पोलिया दिए थे। इनके अनुसार सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, फिर उसके लिए प्लान बनाना चाहिए, फिर प्लान को कैसे पुटअप किया जाए वो लाना चाहिए, फिर उसको फिर बैक जाना चाहिए और फिर उसको सोल्यूशन को करना चाहिए। पोलिया के अनुसार सॉल्विंग मॉडल है। आगे देखते हैं, आगे एनसीएफ के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार 2005 के अनुसार क्या क्या है गणित, ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं और यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। देखिए, सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। ठीक है, एनसीएफ के अनुसार मैथ का मतलब बच्चों में संख्या का मान सुनिश्चित करना एक सार्वभौमिकरण होता है और प्रारंभिक शिक्षा का एक ये क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण पहल होता है। दूसरा, इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी उसे कुछ पता नहीं है फिर उसको बताना चाहिए, एग्जाम्पल देके। इसके अलावा आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्र को प्रोत्साहित करें और डेटा हैंडलिंग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, आकार हो गया, फिर स्थानिक समझ, मतलब जगह को कहाँ से कहाँ उठाएंगे, आकार कैसा है, गोलाकार है कि त्रिभुजाकार है कि आयताकार है, ये समझाना, उसको पैटर्न समझाना, फिर मापन, डाटा हैंडलिंग, क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीएफ के अनुसार बोला कि इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती है। इसके लिए आप समस्या समाधान में क्या कर सकते हैं, गणित को एक पहेली की तरह बना सकते हैं और पहेली बना के उसको कौशल में मदद कर सकते हैं। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखे। एनसीएफ कहता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं ना, गणित से क्या होते हैं, डरते हैं। तो बच्चे गणित से डरे नहीं, ऐसा बनाना चाहिए और उसका आनंद लेना सीखें। वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर है। गणित जो है ना, बहुत आदमी होते हैं कि फार्मूला को रट्टा मरवा दिए और कहा जाता है कि हाँ गणित सीख लिए, तो सूत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चे गणित सीखते हैं। ठीक है,
बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो गणित को कैसे देखते हैं, ऐसे चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। जैसे हम लोग भी बात ही कर रहे हैं पेडागोजी के बारे में, जिसने संवाद किया जा सकता है, मतलब बात किया जा सकता है, आपस में चर्चा किया जा सकता है और साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सॉरी। और क्रिटिकल थिंकिंग ग्रोथ करने के वजह से वो मिल के काम करेंगे तो गणितीय तार्किक चिंतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। इसलिए एनसीएफ ने ये अपने गाइडलाइन में दिया हुआ है। बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, और जब साथ में मिलेंगे तो वो समस्याओं को क्या करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे, और ढूंढ के निकाल के फिर उसका समाधान भी करेंगे। तो जितने ही वे समस्या को ढूंढेंगे, प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको ढूंढेंगे, अर्थपूर्ण होगा वो, तो इनका तार्किक क्षमता जो होगा वो बढ़ेगा और गणित का स्तर और हाई होते जाएगा, लेवल हाई होते जाएगा। अब देखिए, बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो चीज़ें सामने दिखाई देंगी उनका उपयोग ये लोग करेंगे, रिश्ते को देखेंगे, फिर कैसे समझना उसको देखेंगे, फिर तर्क करेंगे, अमूर्तन का वो प्रयोग करते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चे की गणित की मूल संरचना अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति स्कूली गणित के मूल विषय क्षेत्र के सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं। रुकावट संरचना समीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चे की गणित की मूल संरचना जो होती है ना, मुख्य रूप से अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, ये उसके लाइफ में ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन विषय क्षेत्र में भी जाएंगे तो त्रिकोणमिति को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पढ़ाया जाता है, जो बताएगा कि हाँ इसका रुकावट कैसा है, संरचना कैसा है और सामान्यीकरण कैसा है, जन्यकरण कैसा है। ठीक, आगे देखेंगे कि शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। कोई भी टीचर है तो गणित ही क्या, किसी भी हर बच्चे को कक्षा में इसलिए विश्वास के साथ उसको शामिल किया जाता है कि सब कोई गणित सीख सकता है। ये नहीं कि मेल सीखेगा फीमेल नहीं सीखेगा, गरीब बच्चा सीखेगा और अमीर बच्चा गरीब बच्चा नहीं सीखेगा, अमीर बच्चा सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं और इस विश्वास के साथ उसको शिक्षा देते हैं कि कोई भी गणित सीख सकता है, चाहे कोई भी हो। इसके लिए हम लोग विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दिखा के, जिन्हें विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। मतलब उस चीज़ को दिखा के बताया जा सकता है। सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। एनसीए के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई है, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बीएस हो, चाहे साइंस हो, जो भी हो, सबको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए तो खेल खेल में बच्चे बहुत सारी चीज़ को सीख जाएंगे, बोरिंग भी उन्हें नहीं होगा और आसानी से वो सीख सकते हैं। फिर एनसीएफ कहता है कि संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों के शब्दों, खेल, गिनती के बीच संबंध को छोटे छोटे समुच्चय को संदर्भ में समझाएं। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि जो भी सिखाना है, चाहे संख्या सिखाना है, चाहे कुछ भी सिखाना, उसको अनुक्रम मतलब लाइन बाय लाइन सिखाने से अच्छा है कि उसको शब्दों के खेल में, गिनती के बीच संबंध, छोटे छोटे समुच्चय जो है, छोटे छोटे उदाहरण लेके इनको समझाया जाए ताकि तार्किक क्षमता अच्छे रूप से हो। देखिए, गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती है, रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में। देखिए, जब भी गणित पढ़ा रहा है, गणित और बायो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें दैनिक जीवन से आप रिलेटेड करके जोड़ेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो पहेली की वजह से, कहानी की वजह से जो होते हैं ना, बच्चे में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, वो सकारात्मक हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को समझते हैं। और उसको अगर दैनिक जीवन से, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन से रियल लाइफ से अगर जोड़ दिए तो जैसे रियल लाइफ से जोड़े वो उनके संबंध जो होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे गणित से। आगे इसी में पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को बीजगणितीय संकेतन से परिचित कराया जाता है। इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन और उनके समीकरण के लिए समीकरण का माप का ज्ञान भी दिया जाता है। अगर देखें, इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क को समृद्ध करने का भी अवसर मिलता है और दृश्य मंत्र भी मिलता है। जिस तरह से अगर इस स्तर पे पढ़ाया जाए बच्चों को तो वो स्थानिक तर्क भी करेंगे, यहाँ गए, मान बिहार है, बिहार से फिर यूपी गए, तो इस सारी चीज़ को क्या करेंगे, वो
उससे तर्क करने का अवसर भी मिलेगा और दृश्य भी वो देख सकते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित होता है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी निभाने में भी ये क्या करता है, जोड़ देता है। देखिए ये रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, क्यों? क्योंकि ये सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। एनसीएफ हमारा जो है ना वो पॉजिटिविटी पे काम करता है, एक्टिविटी पे काम करता है, ठीक है। और इसी के उसको ऐसे बना देता है कि आकर्षक गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थी को सब चीज़ सीख ले, वो उसकी भागीदारी शिक्षार्थी को रहता है। तो ये टीचर का काम है कि हम कैसे क्लास को रोचक बना दें। अब ये नहीं है हम कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं रहा, वो अपने में लगे हुए हैं। तो एक शिक्षक को एनसीएफ के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए कि खेल खेल में उसको सिखा दे, उसको आकर्षक बना दे, कोई भी पॉइंट हो उसको आकर्षक बना दे ताकि बच्चे खेल के माध्यम से उसको समझ पाएँ और वो भागीदारी निभा पाएँ। अब आगे देखेंगे संकल्पना मानचित्र, कंसेप्ट मेकिंग, ये कैसे किया जा सकता है। संकल्पना मानचित्र अगला पॉइंट है ये। यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये क्या है, एक मानचित्र जो है, एक योजना है, रेखा चित्र है जो अवधारणा के बीच के संबंध को दर्शाता है। और यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है, मतलब सीरीज वाइज चलेगा। इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। इसे किससे बनाया जा सकता है, शिक्षार्थी भी बना सकता है अपने लिए और शिक्षक भी बना सकता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता है। संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है ये क्या करता है, पूर्व ज्ञान यानी पीछे का जो ज्ञान है उसके साथ नई अवधारणा को जोड़ता है। एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। ये ऐसा तरीका है संकल्पना मानचित्र जो सीखने को सफल बनाता है, यानी आसानी से वो किसी भी चीज़ को सीख सकता है। देखिए इसको सीखने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम खींचा गया है और कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ से है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हीले के अनुसार है ये, बैन हीले के अनुसार सिद्धांत दिया गया है। विजुअलाइजेशन, पहले उस चीज़ को देखेगा फिर एनालिसिस करेगा, शेप को भी वो सीखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद से उसको इनफॉर्मल एडुकेशन दिया जाएगा, तो वो क्लास ऑफ शेप को, आकृति को वो बांटना सीख लेगा। तीसरा में डेडिकेशन उसको मिल जाएगा, मतलब वो डेडिकेट हो जाएगा और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप के बारे में वो जानना स्टार्ट कर देगा। मतलब उसको पहले शेप किसी भी चीज़ को दिखाएंगे, एनालिसिस करेगा तो शेप को पहचाना हुआ स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एनालिसिस करेगा तो फिर हम उसको इनफॉर्मल डेडिकेशन देंगे, मतलब डेडिकेट कर देंगे, बता देंगे, तो वो किस शेप का है वो बांटना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे उसको डेडिकेशन पूरा मिल जाएगा, इफ इनफॉर्मल में यहाँ पे पूरा मिल जाएगा डेडिकेशन, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना स्टार्ट कर देगा। फिर 4 नंबर में रिगर का काम है। रिगर कहेंगे तो वो रिलेशन एमंग प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिलेशन है वो चीज़ को जान लेगा। और फिर डिडक्टिव सिस्टम यहाँ पे लग जाएगा, हर चीज़ को जान लेगा और एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम वो करने लगेगा, मतलब वो सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा। तो इन्होंने 4 बैन हीले के अकॉर्डिंग 4 ये बना है ज्यामितीय चिंतन का, ठीक है, अलग अलग वर्णन करता है। आज समझ के ये स्तर को बताता है, छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं। अब ज्यामितीय विचार बैन हीले के सिद्धांत क्या क्या कहता है ये आइए जानते हैं। उसी को एक लेबल होता है, लेबल को लिखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पैटर्न पे ही पूछ देता है और या उसका स्तर पर 0 स्तर पे है, जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, और चक्षुषीकरण इसको बोला जाता है। इसमें छात्र की क्षमता क्या होती है कि आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन कराया जाता है 0 लेवल पर जब वो होता है। दूसरा फर्स्ट लेवल पे जब आता है तो वो विश्लेषण करना स्टार्ट कर देता है, एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या किया जाता है, वो आकृतियों का वर्णन कर उनके गुण पर आधार पर करना स्टार्ट कर देता है कि मतलब उसकी आकृति कैसा है, और उसके गुण के आधार पर वो विश्लेषण करना स्टार्ट कर देता है। आगे इनफॉर्मल देखेंगे। इनफॉर्मल एडुकेशन में क्या है, इनफॉर्मल एडुकेशन में अनौपचारिक निगमन, इसमें क्या करता है, गुणों के महत्व को वो पहचानने लगता है और उनके बीच संबंध छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं। आकृतियों के गुणों का क्रम जानने लगता है कि किस आकृति से क्या होगा। फिर आपका लेवल 3 जो आता है वो आता है औपचारिक में तार्किक क्षमता प्राप्त करता है, प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से, यानी नियम के रूप से, यानी हमारे ये जो मैथ वर्क करता है वो नियम से
उदाहरण की ओर जाता है, इसको हम लोग निगनात्मक कहते हैं। ठीक है। और पांचवा रीडर जो होता है, रीगर विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों का स्थापना और विश्लेषण करता है। इसके बाद से जैसे ही वो निगनात्मक रूप से तार्किक क्षमता के कारण उसको सिद्ध कर देगा प्रमेय को, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको वो सिद्ध कर देगा और फिर अलग अलग उसको प्रयोग करेगा, फिर विश्लेषण करेगा। ठीक है। तो ये बेन हेले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बेन हेले के अकॉर्डिंग ज्यामिति कैसे सीखेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, वही यहाँ पे स्तर दिया गया। पहले सबसे पहले आकार को वर्गीकृत करेंगे, उसके बाद से उसका वर्णन करेंगे, गुण जानेंगे, फिर सेकंड में उसके महत्व को समझेंगे और तार्किक रूप से सहायता करेंगे और क्रम लाएंगे। फिर औपचारिक में देखेंगे तो वो तार्किक क्षमता प्राप्त करके उसको सिद्ध करना सीख लेंगे निगनात्मक विधि से, और लास्ट में कोई भी धारणा उसको सिद्ध कर देंगे, स्थापना करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे। तो ये बेन हेले के अकॉर्डिंग था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी आ गया, देख लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बेन हेले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण। अभी मैंने बताया कि एक साथ आकृतियों के विभिन्न अवधारणा लिखा ना यहाँ पे, तो ये रिगर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्तर 4 कठोरता। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विभिन्न धारणाओं को वो आकलन कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन भी करते चलेंगे और पॉइंट भी करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। क्या क्या है ये पहचान करना? प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। शिक्षक को सरल के स्पष्ट परिभाषा देकर उसे दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए, नहीं। ये देखिए, ये नेगेटिव वर्ड है, जहाँ परिभाषा आ गया नेगेटिव, सीमित जहाँ आ गया नेगेटिव है। ये प्रश्न पहचानने का एक ट्रिक है मैथ पेडागोजी का कि कैसे उसको सॉल्व करें। तो देखिए, सीमित परिभाषा रटना, ये जितने रहेंगे सब नेगेटिव टैग वर्ड है, एक टैग वर्ड है, इसको याद रखेंगे। बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए जगह का। अब व्यापक ज्यामितीय समुदाय विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं, तो देखिए नहीं आ गया यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं, हम सिखा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, सहज जहाँ आ गया, अवसर जहाँ आ गया, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे देखेंगे समरूपता मतलब एक समान रूप के जो है उसको समरूपता कहा जाएगा। देखिएगा, अब ये पढ़ना, एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूपता बोलते हैं। फिगर के माध्यम से उदाहरण दिया है, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, मतलब इसको समरूप करना। एक त्रिभुज आपको दे दिए चारों बगल से, ऐसे त्रिभुज दे दिया, अब बोला कि इसको समरूप कीजिए, तो समरूप का मतलब इसका आधा आधा भाग पार्ट बांट दिए, तो ये आपका क्या हो गया? समरूप हो गया, जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है। तो समरूपता आप समझ गए होंगे, उसको सेम पार्ट में बांटना और चारों बगल से आकृति उसका सेम होना चाहिए, तो इसको समरूपता कहा जाएगा। अब देखिए टेस्लेशन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस चीज़ को याद रखेंगे और इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टेस्लेशन, टाइलिंग जिसको हम कहते हैं, टेस्लेशन तब बनता है जब आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। ये टेस्लेशन कब बनता है? जब एक ही आकृति रहेगा उसको बार बार ढकने पर दोहराया जाता है और बिना किसी अंतराल के या ओवरलैप के, उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्लेशन। देखेंगे यहाँ पे टेस्लेशन के बारे में, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। यहाँ पे देखिए एक ही आकृति है, कहीं पे ओवरलैप नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखिए एक ही आकृति है, हेक्सागोनल है, कहीं पे ओवरलैप नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर स्क्वायर एंड हेक्सागोनल, और फिर ट्रायंगुलर है, कंपेयर से ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल है, ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहे थे, इसको टेस्लेशन बोला जाता है। ठीक है, इस पे देखिए क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? किसके अनुसार? 2005 के अनुसार। तो देखिए
समरूपता भी हम पढ़े, ट्रांसलेशन अभी हम पढ़े, पैटर्न अभी पढ़े, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जाइएगा तो अनुपात रेशियो नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, अनुपात। अब आइए जानते हैं कि इसकी विधि क्या क्या होती है। तो इसकी विधि मुख्य रूप से दो तरह की होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। डिडक्टिव रीजनिंग पहले से ज्ञात निष्कर्ष पर आधारित निष्कर्ष को पढ़ने की प्रक्रिया है। आगमनात्मक तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पहुँचने की प्रक्रिया है। मतलब ये नियम पे आधारित होता है, उसको निगमनात्मक बोलेंगे, और आगमनात्मक उदाहरण से देके फिर नियम की ओर लेके जाएंगे, और निगमनात्मक नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये दोनों आपके मेथड होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। अब विधि में देखिए दिया गया है, इसमें अब विधि भी लिख दिया गया है, सबके चरण भी है। तो आगमनात्मक विधि का देखेंगे चरण यहाँ पे क्या है। इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। मैं बता दिया, पहले उदाहरण निकाला जाता है और फिर क्या किया जाता है, फिर उसको निष्कर्ष पे पहुँचाया जाता है। पहले उदाहरण बताया जाएगा। अब देखिए, यह विशेष से सामान्य, मतलब ये स्पेशल से सामान्य की तरफ लेके जाया जाएगा। अमूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात के नियमों का पालन करती है। मतलब जो चीज़ पता है उसे हम अज्ञात की तरफ लेके जाते हैं इसमें, आगमनात्मक विधि में। इसके क्या क्या चरण होते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका चरण जो होगा वो होगा उदाहरण देना। सबसे पहला चरण क्या होगा, उदाहरण देंगे। उदाहरण देके क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। फिर उसका निर्माण करेंगे, क्या क्या चीज़ है। फिर उदाहरण के आधार पर अवधारणाओं को सत्यापन करेंगे। तो ये इसके क्या होते हैं, चरण होते हैं। आगमनात्मक विधि का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उदाहरण देंगे, उसको फिर निष्कर्ष निकालेंगे दिखाकर, फिर उसका निर्माण करेंगे जिस चीज़ के लिए आप उद्देश्य आप पूरा करेंगे। उसके बाद से फिर उसके आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन करेंगे। आप देखिए, निगमनात्मक विधि पढ़ेंगे, निगमनात्मक विधि देखते हैं, डिडक्टिव विधि। इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उदाहरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अभी बताया कि वैसा विधि जिसमें पहले नियम दिया जाएगा, उसके बाद से उसको उदाहरण की तरफ दिया जाएगा, और यह सामान्य से विशेष तक उल्टा हो जाएगा, और अमूर्त से मूर्त की तरफ तथा अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन ये करता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे आगमनात्मक और डिडक्टिव मेथड और निगमनात्मक समझ चुके होंगे ये आसानी से। अब इसके भी चरण हैं, जैसे उसमें चरण था तो सेम चीज़ है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अवधारणा का ज्ञान प्रदान करेंगे, मतलब नियम देंगे। फिर विभिन्न उदाहरणों में उसका उपयोग करेंगे, फिर उसके सच्चाई का परीक्षण करेंगे, और फिर अन्य उदाहरणों का हवाला देकर उसकी सच्चाई का सत्यापन करना आपको जरूरी है, जबकि आगमनात्मक में उल्टा है। ठीक है, अब आइए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए, इसमें देखिए एक क्वेश्चन है इसी पे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए शिक्षक एक सीट बीटी समकोण त्रिभुज खींचे गए और एक सीट बट्टी समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे से इनके संबंध खोजने को कहा गया। त्रिभुज की भुजाएं उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। तो कौन सा विधि है, वो आगमनात्मक विधि होगा। आप सीधे देख रहे हैं कि पहले वो क्या किए, पहले वो फिगर खींच दिए, दे दिए, उसके बाद से उसको पूछना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, तो वो आगमनात्मक विधि होगा। अर्थ देखिए अब इसका क्या क्या है। अर्थ, टीचिंग की उत्पत्ति कहाँ से, टू टीच से हुई, जिसका अर्थ है निर्देश देना। ठीक है, प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है। शिक्षण एक द्विधारीय प्रकारी है। जॉन एंडम संकीम अर्थ बताए थे ये, एक टीचर का अर्थ क्या होता है और स्टूडेंट का अर्थ क्या होता है, उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से ये बताया था। शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्रिपल प्रोसेस है, जिसका व्यापक अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं उसको। एक देखिए टीचर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, और करिकुलम सोसाइटी इन्वायरमेंट हो गया जिसमें वो रहता है। टीचर स्टूडेंट के बीच रिलेशन बनाएगा, और वो रिलेशन स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन भी कहाँ से होता है, तो वो इन्वायरमेंट से होता है, यानी ये त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे शिक्षा अधिगम सामग्री क्या क्या होते हैं। तो शिक्षा अधिगम सामग्री में देखेंगे देशज, प्रभावशाली, वास्तविक जीवन से जुड़े दिलचस्प, दीर्घकाल तक रहना, सीखने में मददगार करना, ये सब शिक्षक अधिगम के सामग्री हैं। TLM है। जियो बोर्ड, आइए जानते हैं इसमें। अब जियो बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ठीक है, यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी रहती हैं। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामिति माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक धारणाओं को समझने के लिए इसे बनाया जाता है। बच्चों को ज्यामिति बोर्ड के माध्यम से कुछ चीज़ सिखाया जाता है,
वही होता है। देखिए यहाँ पे ये कीलें यहाँ पे लगी रहती है, यही आपको जियो बोर्ड है, देख सकते हैं। उसको ज्यामितीय अवधारणा समझाना है संख्या के माध्यम से, वो बताया जाता है। जैसे यहाँ पे डॉटेड जो होता है, यहाँ से लग के ऐसे खींच देंगे तो बोलेंगे ये ट्रेंगल है। फिर यहाँ पे ऐसे खींच दिए सब रख के तो वो वर्ग है। फिर यहाँ पे खींच दिए तो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका उपयोग किया जाता है ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने के लिए। और ये वर्गाकार बोर्ड होता है और कीले इसमें लोहे की ऐसे ऐसे जो लगी हैं, ये कीले हैं, दिख रहा है, ये लगी रहती है। तो जियो बोर्ड आप समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। जियो बोर्ड ये ज्यामितीय माप के उपयोग करने के लिए किया जाता है, और 1 to 5 के लिए ही एक किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अबेकस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अबेकस में देखेंगे कि अबेकस क्या है। यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। पहले इसका उपयोग किया जाता था, अभी नहीं किया जाता। ये प्राचीन गणितीय यंत्र है और ये आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती है, उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोतियों के साथ ये होती है। पहले भी देखे होंगे या अभी भी आप देख सकते हैं, ये पहले होता था। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जोड़ घटाव गुणा की अवधारणाएं, भाग भिन्न वर्गमूल स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं। बहुत आसानी से समझने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। देखिए स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू, भिन्न, वर्गमूल, भाग, जोड़ घटाव गुणा, सारे चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्लास्टिक का होता था, एक फ्रेम होता था, इसमें छड़ें लगी रहती थी। आइए देख लेते हैं फिगर से कि कैसे होता था। देखिए इस तरीके का है, तो आप आसानी से इसमें सारा चीज़ जान सकते हैं। ये क्या होता है, ये आगे पीछे जा सकते हैं, ये मोती जो होती थी। और दशमलव वगैरह यहाँ पे बताया जा सकता है, घटाव जोड़ गुणा आसानी से बताया जा सकता है, उसके लिए एबेकस का उपयोग किया जाता है। अब आएंगे ग्राफ पेपर। व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षा अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या की अवधारणा को, दशमलव संख्या को अगर दिखाना है तो उसके लिए ग्राफ पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से आपका होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्राफ खींचा हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, इसको वाई अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट में या दशमलव को आसानी से ग्राफ पेपर पे दिखाया जा सकता है। ये मूल बिंदु आपका होता है, इसको एक्स अक्ष कहेंगे और ये आपके वाई अक्ष हो जाते हैं। तो इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं दशमलव को दिखाने के लिए। याद रखेंगे, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगला इसी में देखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको दिखाया गया एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है कि संपूर्ण और उसके भाग के बीच के संबंध, इस तरीके से पाई चार्ट दिखाया जाता है। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ पाई चार्ट भी, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पाई चार्ट कि कौन सा भाग कितना है, इस चीज़ को ये यहाँ पे डिनोट किया जाता है, पाई चार्ट के माध्यम से संबंध में दिखाया जाता है। अगला देखेंगे डाइन्स ब्लॉक। डाइनेस ब्लॉक ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण जिसका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती या स्थान सिखाने के लिए किया जाता है, मूल्य और गुणन के लिए भी किया जाता है डाइनेस ब्लॉक का। और ये 4 प्रकार के होते हैं, यूनिट, रॉड, प्लेट और क्यूब। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। सबको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें घन इकाइयाँ, छड़ दसिया, प्लेट सैकड़े और घन हजारों का प्रतिनिधित्व करता है। छड़ क्या क्या करेगा, प्लेट क्या क्या करेगा और घन हजार क्या करेगा, सारी चीज़ को हम इसमें एक डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। देखिए इसमें यूनिट जो होता है घन, यूनिट को बताता है और इसका प्लेस वैल्यू 1 बताएगा, ठीक है। और फिर देखिए टेंस जो होता है ये रॉड बताएगा, प्लेट जो होता है वो 100 को बताता है और क्यूब जो होता है वो 1000 को डिनोट करता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं आपके डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक में यूनिट जो होता है एक छोटा सा घन जो होगा वो 1 को बताएगा, रड जो होगा किस चीज़ को बताएगा, 10 को बताएगा, और फ्लेट जो होगा वो किस चीज़ को बताएगा, 100 को बताएगा, और क्यूब जो होगा किसको बताएगा, 1000 को डिनोट करेगा। ठीक, आई होप ये समझ पाए होंगे आप देखिए 3 आयामी शिक्षण सामग्री क्या क्या है वो देखेंगे। 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्री, ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ को प्रदान करता है। यह है वास्तविक वस्तु, नमूने, मॉडल एवं कठपुतलियाँ ये होते हैं, इसके चरण होता है। अब देखिए गणित का लंबा आकार और इसके बाद से ब्लूम वगैरह होंगे। गणित का लंबा आकार टॉल शेप। गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाला संप्रदाय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। ये गणित का लंबा आकार हो गया आपका। अब देखिए ब्लूम का वर्गीकरण।
ब्लूम का वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्लूम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी से। देखिए सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका बोध होना चाहिए, फिर इसका उपयोग करना आना चाहिए एप्लीकेशन पे, फिर एनालिसिस करना आना चाहिए, फिर सिंथेसिस करना आना चाहिए, फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पे सिंथेसिस जो है वो क्रिएट करता है और मूल्यांकन जो है एवुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोअर ऑर्डर में क्या क्या होता है, रिमेम्बिंग याद कीजिए, फिर उसको समझाइए, फिर अप्लाई करवाइए, फिर एनालिसिस करवाइए, फिर रेवलेशन और फिर क्रिएटिंग करवाइए। और हायर जिसका होता है वो क्रिएटिंग और रेवलेशन काफ़ी ज़्यादा उसके पास होता है, और लोअर जो होता है यहाँ से याद करने से बढ़ता है। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक यहाँ पर देखिए दिया है, प्राइमरी कक्षा में क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूँ क्या, आइए कराते हैं इसमें। देखिए प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणितीय अवधारणाओं की समझ, गणितीय भाषा के विकास, गणित की समस्या को उत्तर देने में शुद्धता और तर्क सूत्र। तो देखिए इसमें आकलन किया जाता है, तो इसमें सिंपल बात है, ये तो समझ में आएगा नहीं, ये होगा नहीं, ये विकास होगा नहीं। ये गणित की समस्याओं को उत्तर देने में क्या करते हैं, शुद्धता प्रदान करते हैं। अब देखिए अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणितीय, ये कौन सा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अनपढ़ है, दुकानदार है, वो कैसे इस चीज़ को डिनोट कर सकता है, गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। मैं स्पष्टता और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम, हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए संबंधित समस्याएं। हाँ ये करेंगे ना तो वो आसानी से बच्चे को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखेगा, फ़ायदे दिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित में सीखने के परिणाम, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। इस तरह के बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं। विभिन्न शैक्षिक संरक्षणों में बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि करा सकते हैं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा व दक्षताओं को कौशलों को परिभाषित करना। बच्चों के साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना। देखिए परीक्षा के लिए कभी भी गणित तैयार कराया नहीं जाता है, सर्वेक्षण में इसको लेके जा नहीं सकते हैं। ये बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता जो होता है उसको परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है, कौन कौन हो सकता है। अन्वेषण में लगे बच्चे, ब्लैक बोर्ड से नकल करते व्यक्ति, ये तो नहीं होगा। तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाने बच्चे, ये भी नहीं होगा। योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक, ये भी एक गतिविधि नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड से नकल करेगा तो ये भी नहीं होगा। तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाएगा, ये भी नहीं होगा। अन्वेषण में लगे बच्चे जो उस पर सर्च कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, वो हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब इसी में आगे कुछ क्वेश्चन इस पे था, अब आगे देखिए और कुछ पॉइंट है। लिखित भाषा प्रतीक जोड़ तोड़ मॉडल, एक जोड़ तोड़ मॉडल स्थित चित्र बोले जाने वाले वास्तविक दुनिया की स्थिति या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके हैं। शिक्षार्थियों को संख्या और गणना के साथ समस्या अनुभव क्षमता से अवगत है, जैसे स्कूल को लिया। देखिए जिसे गणित नहीं आता है, समझने में दिक्कत होता है, उसको उसके बीमारी को हम लोग कहते हैं डिस्कैलकुलिया, यानी जो गणितीय अक्षमता जिसके पास है उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए यह बहुत कठिन और बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत कठिन और बड़ी नहीं होनी चाहिए। गणित का जो पुस्तक बनना चाहिए वो कैसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अवधारणाओं को संदर्भ के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं और विशेष विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा करते हैं। उसको ऐसे बनाना चाहिए कि पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट विचार मिलेगा और छात्रों में कम भ्रम पैदा हो। पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृति रेखा चित्र भी शामिल होना चाहिए, ताकि उसको वो आसानी से समझ पाएंगे, फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझ पाए। तो ये 4-5 विधियाँ थी और
ये रो कौन सा होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, मैथ जिसको आता नहीं है, जो सॉल्व नहीं कर पाता। अब यहाँ से फिर आपके क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एक वीडियो में इसका लाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे इससे, और इसके बाद ये पेडागोजी आपके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, या वीडियो के बाद दोबारा देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और इसको एक एक पॉइंट बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इस पे मैं क्वेश्चन कल अपलोड कर दूंगा। 30-40 क्वेश्चन जो क्वेश्चन आने लायक हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उसको मैं कल इस पर एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।